प्यारे साथियों, मैं शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। यहाँ पर हम आपको मैथ्स पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो 2019 से लेके 2023 के बीच में पूछे गए। इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि 6 पेन का विक्रय मूल्य 8 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 6 पेन का विक्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, तो प्रतिशत में लाभ होगी या हानि, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से हम इसका करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 पेनों का जो विक्रय मूल्य है वो 8 पेनों के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। इट मीन्स क्या हुआ? देखिए 6 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो इजिकल टू क्या है? 8 पेनों के किसके? कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस और अगर हम कॉस्ट प्राइस इस प्रकार से रेशो लें तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा? 8/6 बनेगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, इसका मतलब 4/3 हमें प्राप्त हो गया। यानी कि माना जो हमारे पास में क्या हुआ? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में क्रय मूल्य और विक्रय कॉस्ट प्राइस और जो हमारा कितना सेलिंग प्राइस है, मान लिया जो कॉस्ट प्राइस और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो हमारा सेलिंग प्राइस एसपी हमारे पास और सीपी जो है वो क्या है? क्रम से क्या हो जाते हैं? 3x और क्या हो जाते हैं? 4x हो जाते हैं या 4x हैं। तब आप क्या करेंगे? देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाली जाती है तो फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, अपॉन जो कॉस्ट प्राइस था उससे डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी? 100 की। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हमारे पास में है वो कितना है? देखिए वो बन गया 4x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे? 3x और इनटू हो गया 100। यानी वैल्यू प्राप्त हो गई कि x अपॉन 3x मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 100। यानी कि x से x कट गया, क्या बचा? 100/3। ये हमारा क्या निकल के आता है? ये हमें जो मिल रहा है वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हो रहा है। चलिए 100 से 3 को डिवाइड कर दें तो 33 टाइम्स 1/3% का क्या बन गया? आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया और यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। इट मीन्स ये आपको जो प्रॉफिट होगा, लाभ जो होगा वो 33 सही 1/3% का हमें क्या हो गया? लाभ प्राप्त हो गया और ये हमारा आंसर चला गया सी पार्ट के साथ। क्लियर हो गया? इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? इट मीन्स चलिएगा इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? 80 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकृत आकार का खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें फिगर समझाया हुआ है। चलिए कैसे इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो बताया गया है कि वृत्ताकार पार्क का जो हमारे पास व्यास है, क्या कहता है? 80 मीटर व्यास। यानी ये हमारे पास अगर वृत्त है यानी सर्किल जो बना हुआ है, इसका जो डायमीटर है ये कितना है? 80 मीटर का डायमीटर दिखा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये जो हमारे पास वर्गाकार आकार बना हुआ है ये
इट मीन्स ABCD अगर वर्ग है तो हमारे पास ये BD जो है इस वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड बराबर हों, इट मीन्स वर्ग में होती हैं दोनों साइड बराबर, यानी कि BC और DC दोनों बराबर हों, यानी जैसे ABCD ये वर्ग है, तो इस प्रकार से क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन में वृत्ताकार जो पार्क है उसका व्यास जो हमारे पास दिखा रही है, जिसको हम BD की बात कर रहे हैं, यानी व्यास की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं BD, कितना है ये 80 मीटर है। अब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास में जो वर्ग है ABCD, यानी कि जो वर्ग हमारे पास दिखा रखा, वर्ग ABCD का जो विकर्ण होगा, क्या होगा, जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, विकर्ण यानी BD की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री बना हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो विकर्ण जो होता है वो A√2 होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो हमारे पास खेल के मैदान का विकर्ण है और जो हमारा क्या सर्कल बना हुआ उसका जो डायमीटर है वो दोनों क्या है, बराबर है, यानी A√2 इजिकल टू क्या बन गया, 80 बन गया। ठीक, अच्छा कहते हैं ना एक वर्गाकार जो पार्क है उसमें अधिकतम क्षेत्रफल का एक जो वर्गाकृत आकार का खेल का मैदान है। इसका मतलब अधिकतम का मतलब क्या हुआ कि इसका जो विकर्ण है, उसका वो विकर्ण है और जो व्यास है दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यू मीन एक आंसर क्या बन गया, 80/√2 बन गया। इसको आप सोल्व कर लीजिए कि √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 2, तो ये वैल्यू क्या बन गई, ऐसे 2 से काट दिया कितना आ गया 40, तो इस प्रकार से क्या बन गया 40√2, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या बनी 40√2, ये वैल्यू प्राप्त हो गई हमारे पास में। इस प्रकार से ये वैल्यू निकाली। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो वर्ग है, जो वर्गीकृत आकार के खेल का मैदान है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास खेल का जो मैदान है उसका क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके में खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा, भुजा घात 2 होता है, भुजा मतलब 1 की पावर 2 हो गया। ठीक है, या जो ABCD बना हुआ वर्गाकार, इसको हम लिख सकते हैं, इसका नाम लिखते हैं वर्गीकृत। इट मीन्स वर्गीकृत जो खेल का मैदान है, वर्गीकृत खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना हो गया। इसका मतलब कितना होगा, 40√2 की पावर कितनी बन गई है, 2 बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स 40 गुना 40 और ये √2 और गुना √2, तो ये तो कितना बन गया 1600 बन गया, और गुना इन दोनों का वैल्यू क्या बन गया, 2 बन गया। आंसर कितना गया 3200 मीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये चला गया C पार्ट के साथ में 3200 मीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शंक्वाकार बर्तन है, शंक्वाकार एक बर्तन दिखा रखा है जिसकी जो आंतरिक आधार की त्रिज्या है, इस बर्तन की जो आंतरिक आधार की त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ये किसी तरल से भरा हुआ है। बर्तन के पूरे तरल को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है में खाली किया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में तरल के बढ़ने की ऊंचाई यानी सेंटीमीटर में कितनी होगी। जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये इसका सिलेंडर का क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हुआ, ये एक कोण हुआ, ये एक कोण हुआ, और ये कोण की क्या बन जाएगी, यहाँ पे हाइट बन जाएगी। ये इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रेडियस हो जाएगी, ये हमारी हाइट बन जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार से इसमें भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारी क्या बन जाए, हाइट बन जाए, और ये हमारी क्या बन जाए, रेडियस बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा ऐसे पाई, R कैपिटल में है तो R² और H, ये इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr², कोण के लिए, ये हमारा सिलेंडर के लिए हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपसे लिख लेते हैं। क्या बना, देखो जो शंकु हमारे पास में है, शंक्वाकार बर्तन जो है उसकी त्रिज्या कितनी हुई, R जो है वो कितनी दिखा रखी है, यानी कि जो शंकु हमारे पास में है, शंकु की जो त्रिज्या दिखा रखी है वो कितनी दिखा रखी है, वो हमें जो स्मॉल r हमने ले लिया वो है 18 सेंटीमीटर।
अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें कि शंकु की जो ऊंचाई दिखा रखी है, ऊंचाई यानी कि स्मॉल h की बात कर लें, वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या की अगर बात करें, अगर हम बेलन की त्रिज्या की बात करें तो क्या दिखा रखा है, यानी कैपिटल R जो है वो कितना हो गया, मान लिया हमने कैपिटल R 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें h फाइंड करना है, यानी बेलन की हाइट क्या होगी, बेलन की हाइट क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि दोनों के वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास बेलन है इसका जो आयतन होगा बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। ठीक है, जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी क्या होता, पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ये तो बन गया किसका, ये बन गया बेलन का, और इसका कितना होता है 1/3 होता है, पाई स्मॉल r स्क्वायर और h होता है, तो पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू दिखा रखी है उन्हें लिख देंगे, कितना दिया हुआ है, देखो रेडियस के हमें तो h चाहिए एक्चुअल में, h चाहिए तो r उसका क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये हमें कितना दिखा रखा है 15 गुना 15 दिखा रखा है, और गुना यहाँ h हो गया। ठीक है, ये 1/3 हो गया, स्मॉल r कितना दिया, स्मॉल r दिया 18 और गुना 18 कर देंगे, और स्मॉल h कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ। ठीक है, 3 से काट लीजिए, कितना 3 दूना 6, कितना बन गया, हमें चाहिए h, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 18 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 18 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे इधर, और डिवाइड में कितना कर देंगे 15, और मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे। अब देख लीजिए, अगर देखें तो 5 से 5 चौक 20 होता है, और 5 दिया 15 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 से काट सकते हैं, 3 पंजा 15 होता है, और 3 छक्का 18 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको काट सकते हैं, 3 से 3 दूना 6 होता है, तो कितना बन गया हमारा 18 दूना 36 गुना 4 करके डिवाइड में क्या कर दिया हमने, डिवाइड में 5 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा 144 हो गया है, 4 की 24, 4 12 तो 14 बटे 5 कर देंगे, तो ये कितना बन गया 28.8 हो गया, 28.8 सेंटीमीटर। ये क्या बन गई, ये ऊंचाई निकल के आ गई, ये क्या आंसर बन गया आपका 28.8 सेंटीमीटर। ये चला गया बी पार्ट के साथ में, आंसर चला जाता है, और ये हमारा आंसर हो गया राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के, वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या के सिक्के हों, एक ही प्रकार के हों और एक ही संख्या के सिक्के हों, तो एक ही संख्या के सिक्के हों, तो प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम की बात कर रहा है, कितने कॉइन इन सिक्के लगाने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि अधिकतम की बात कर रहा है, 75 सोने के सिक्के 120 चांदी के सिक्के, अधिकतम की बात कर रहा है, मतलब क्या कर दें, इसका HCF निकाल दें, 75 के हम फैक्टर कर लें, कितना बन जाएगा 5 5 25 और 3 75 हो गया। ऐसे ही क्या कर दें 120 के फैक्टर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 3 24 पंजे 120। अब इसका क्या निकाल, सीधा HCF निकाल दें इसका। ऐसे दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, बस और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कितना बन गया आंसर, HCF कितना आ गया इसका, HCF क्या आ गया, HCF आ गया 15। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में सिक्कों की अधिकतम संख्या, यानी कि जो प्रत्येक पंक्ति हमें दिखा रखी है, प्रत्येक पंक्ति में क्या हुआ, सिक्कों की अधिकतम संख्या, सिक्कों की जो अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम संख्या जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी, इजिकल टू 15 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, आंसर चला जाएगा सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं लिखी हैं 25 26 27, ऐसे चलते चलते 49 तक पहुंच गई। ठीक है,
एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है, इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छिक यानी रैंडमली रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य यानी प्राइम नंबर आए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर अंकित हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एक्चुअल में, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये अंक बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज इस प्रकार की होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इस तरह क्वेश्चन। तो ये क्या कहते हैं, देखो 2019 से 2023 तक के बीच के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जो सीटेट एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाने हैं, इसलिए इन्हीं सभी क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। चलिए अच्छा, अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें कि इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो 25 के बाद कौन आएगी, 26, 27, 28 है, एक 29 आएगी, 29 आएगी, फिर 31 आएगी, 31 के बाद 37 आएगा, और ये 41 आएगा, और 43 आएगा, फिर क्या आएगा 47 आएगा, उसके बाद नहीं है कोई भी। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इसमें टोटल की बात करें कि हमारे पास में घटनाएं कितनी हैं, घटनाओं की संख्या की बात करें, यानी कि अगर हम कहें कितनी घटनाएं हुई, तो घटनाओं की अगर संख्या की बात करें तो कैसे निकालते हैं संख्या। देखो जो सबसे बड़ा नंबर कितना था 49, छोटा कितना था 25, इसमें एक जोड़ देना, क्या आ गया 25 आ गया। तो कुल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी आ गई, 25 निकल के आ गई। कुल फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 25 निकल के आ गए हमारे पास में। अब जो इसकी ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, घटनाओं की संख्या जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं। अच्छा, अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, वो है 1 2 3 4 5 6, 6 हैं हमारे पास में। यानी कि अगर हम किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, फेवरेबल आउटकम्स जो होती हैं, और नीचे क्या होता है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आती हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फेवर में आई हैं वो आई है 6, यानी 1 2 3 4 5 6 आई हैं, और टोटल आई हैं 25। तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 25 6 को डिवाइड करेगा तो कितना 0.24 टाइम काट देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना निकल के आ गया, ये आ गया 0.24। यही क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता है, और आंसर चला जाएगा आपका बी पार्ट के साथ में। बी आपका हो गया राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये कहता है 4 अंकों की बात कर रहा है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। कुछ आंसर दिखा रखे, 9,994 है, 9,996 है, या 9,998 है, या 9,995, इनमें से कोई सी एक संख्या हमारी होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखो अगर 3 और 4 का अगर हम LCM की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। 3 और 4 का अगर LCM की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 4 अंकों की, 9,999। इसको आप 12 से डिवाइड करो तो 12 8 96 होता है, 96 हो गया। कितना बचा जी, 3 बचा, 9 आ गया। 12 3 36 होता है, 36 हो गया, 3 बचा, 9 आ गया। 12 3 36 होता है, 36 होता है, ठीक है जी, फिर 3 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से विभाज्य 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि अगर 12 से विभाज्य करनी है कोई संख्या, 12 से विभाज्य कौन सी, 4 अंकीय कौन सी, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगी, ये जो 9,999 निकला है, ठीक है, इसमें से आप जो शेषफल आपका ये जो बच गया शेषफल, ये माइनस कर दो, क्या बच गया 9,996, और ये क्या कहा 2 शेषफल बचता है उस स्थिति में, ठीक है। तो शेषफल को क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, क्या बन गया 8 9 9 और 9, क्या बन गया आंसर बन गया 9,900 कितना 98, चला गया सी पार्ट के साथ, सी बन गया आपका राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर देंगे।
क्लियर दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल स्टारलाइट क्लासेस आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो इससे बाद में वीडियो बनाएंगे उसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको हम एग्जाम के लिए देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों यानी सप्लीमेंट्री जो एंगल्स आपके पास में हैं की जो माप है हमारे पास क्रम से 2a + b और 3a - b है, तो 3a का मान बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यानी संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, उनके एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, 180 होता है। इसका मतलब 2a + b और कौन सा 3a - b, इनका टोटल 180 होना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ, सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, b से b कट गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 का मतलब 180 हो गया। a निकालना आपको, कितना बन गया 180 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बन गया 5 पर ना 5 × 30, a का आंसर आ गया 36। हमें क्या निकालना, हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करना 3a, यानी 3 से 36 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है 108, 108 बन गया आंसर। ये आपका आंसर था। 108 कहाँ गया, बी पार्ट में चला गया, 108 डिग्री, ये था आंसर। 3a का मान बताइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें आपका आंसर बन गया 108 डिग्री, आपका आंसर बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां पद क्या कहता है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या 1/5, ध्यान से पढ़िएगा, 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। हिंदी की बात आई, 1/5 पे हिंदी है। शेष विद्यार्थियों की संख्या का 3/8 क्या करते हैं, गणित पढ़ना पसंद करते हैं। और शेष विद्यार्थी जो बचे वो विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आ भी सकता है। चलिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अगर हिंदी कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या की बात करें तो हमारे पास में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है, विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, वो है 60। क्लियर। हिंदी पढ़ना जो पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर हिंदी की बात करें जो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 60 का 1/5 है, यानी कि 12, काट दिया इसको, 12 आ गया। अब जो शेष बचे, शेष स्टूडेंट जो बचे हमारे पास, शेष विद्यार्थी जो बचे या स्टूडेंट कह लीजिए, स्टूडेंट जो बचे वो कितने बचे, देखो 60 में से 12 माइनस हो गया, कितने रह गया 48। अब इस 48 का 3/8 गणित पढ़ने वाले हैं। अब गणित की बात करें तो गणित में कितना आएंगे कि जो 48 है इसका 3/8 कर दें, 8 × 48, 6 × 18, ठीक है, कितने बन गए 18। गणित पढ़ने वाले कितने हैं, 18 हैं। तो विज्ञान पढ़ने वाले कितने हैं, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने हैं उनकी संख्या निकालें, कितनी बैठेंगी, 60 में से क्या कर दें 12 और 18 को क्या कर दें प्लस कर दें, 12 18 30 होता है। सीधा सा क्वेश्चन बन गया, 60 में से 30 माइनस हो गया, क्या बन गया 30, आंसर बन गया आपका 30। विकल्प हो गया 4, यानी डी पार्ट क्या हो गया, ठीक है आपका। क्लियर हो, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9, किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए क्या होता है 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव दिया गया कि इतनी ही वस्तुओं से X मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिनों में निर्मित किया जाए तो 3x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन
कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रस्ताव दिया जाता है कि उतनी ही वस्तुओं को x मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिन में अगर निर्मित करना पड़े तो 3x का मान निकालिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कर देंगे, देखो समान अनुपात में क्वेश्चन को सोल्व करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला बनेगा, मान लिया क्या हुआ, मशीनों की अभिष्ट संख्या, जो मशीनें हैं मशीनों की जो अभिष्ट संख्या होगी वो कितनी हो गई, मशीनों की अभिष्ट संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। हम जानते हैं कि A अगर B समान अनुपात में होता है C/D के, तो क्या बन जाता है कि A बटा जो B है वो बराबर हो गया C बटा D, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A मल्टीप्लाई D जो होता है C मल्टीप्लाई B होता है। ये फॉर्मूला बनता है ना। इसका मतलब क्या, 42 का अगर 63 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वैल्यू x और 54 की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। हमें निकालना x है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 54 कर देंगे। अच्छा क्या कर दिए, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से 63, 9 6 54 होता है, अच्छा 7 42 होता है। तो कितना आ गया, 7 गुना 7 कितना हो गया, 49, 49 आ गया। हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना 3x, यानी 3 गुना 49 फाइंड करना है। 147 आ गया आंसर, 147 क्या बन गया, आंसर बन गया। ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी हो गया 147। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया। इट मीन्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपको हम दे रहे हैं जो रिपीटेड हैं, जो बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी जो बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सभी, ये अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 के लिए रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका। x⁴ माइनस y प्लस z⁴ को डिवाइड किया गया किससे, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2yz। अगर इसको हम ऐसा लिख लेते तो ये क्या बन जाता है, x⁴ बन जाता। ये क्या बन जाता, y प्लस z⁴ बन जाता। ठीक है, और अपोन में जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहता कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2yz। क्लियर हो। अच्छा चलो, अगर यू ऐसे चलता रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला बनता है कि a² माइनस b² क्या होता है। अब a² माइनस b² होता क्या है, a² माइनस b² होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है और क्या होता है, a माइनस b होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो, अगर ऐसा होता है तो क्या बन जाता है, a का मतलब x² प्लस b का मतलब क्या था, y प्लस z का क्या हो जाता, होल स्क्वायर। ये तो बन गया a प्लस b। आई क्या होता है, a² मतलब ये वाला, माइनस b का मतलब y प्लस z का क्या हो जाता, होल स्क्वायर। ये बन जाता है ये फॉर्मूला। इसको नीचे एज इट इज x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2yz। अब ये जो खोलेंगे आप इसको, अभी जो खोलेंगे इसको ऊपर वाले पार्ट को, क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा प्लस इसको खोलिए, ये y² है, ये z² है प्लस ये कितना बन गया, ये बन गया 2yz। ये डिनोमिनेटर बन गया सीधा सीधा। इसे अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक बार जुड़ेगा x में y प्लस z तो जुड़ जाएगा, एक बार x में से y माइनस प्लस z माइनस होगा तो ये माइनस जो है बाहर का अंदर वाले को दोनों को माइनस बना देगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है वो एज इट इज़ ऊपर बन चुका है। ठीक है, अगर ये ऊपर बन गया है तो ये वैल्यू क्या हुई, सीधी सीधी इससे कट गई। अब क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, और क्या बचा, x माइनस वाई माइनस जेड बचा। ये बन गया आंसर। अब देख लो, x माइनस वाई माइनस जेड ये रहा और x प्लस वाई प्लस जेड ये रहा। इसका मतलब बी पार्ट आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। क्या कहता है क्वेश्चन,
कि ए बी एक रेखा है और पी उस पर स्थित कोई बिंदु, पी ये ना, ए बी रेखा, पी यहाँ पर कोई स्थित बिंदु ये ना, ए बी के एक ही और दो किरणें पी सी और पी डी, एक पी सी लाइन ये ना, एक पी डी लाइन ये ना, इस प्रकार हैं कि किरण पी सी और पी बी और पी डी के बीच में स्थित है और वहाँ पर एंगल जो ए पी डी है, ये वाला ए पी डी एंगल जो है 80 डिग्री का है, और जो सी पी डी और बी पी सी का अनुपात है वो 2:3। मान लिया 2x है तो ये कितना हो गया, ये 3x हो गया, ये कितना बन गया, 2x बन गया। मान लिया फाइन क्या करना, तिगुना ऑफ 3 गुना ऑफ सी पी डी का और 2 गुना ऑफ बी पी सी, किसके बराबर होगा ये फाइन करना। चलिए सोल्व करते हैं। देखो भाई लीनियर पेयर हम जानते हैं, भाई लीनियर पेयर से आपको जानकारी है क्या कि 80, 2x और 3x, यानी इन तीनों को अगर हम इसको और इसको तीनों को जोड़ दें तो ये पूरा लीनियर पेयर बन गया यहाँ से, ठीक है। और ये 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या, ये तो 5x बन गया, 5x हो गया, उधर क्या हो गया 180 में से 80 माइनस हो गया तो 100 रह गया। इसका मतलब x की वैल्यू 100/5 और 5 की 5 दूना 10 यानी कि 20 डिग्री, x आ गया 20 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर होगी, x आ गया 20 डिग्री फाइन हो गया x। अच्छा अगर हम किसकी बात करें, एंगल किसकी, सी पी डी की बात करें तो सी पी डी कौन है, सी पी डी दुगना ऑफ x है, इसका हम दुगना ऑफ 20 कर दो 40 डिग्री हो गया। ये सी पी डी की बात होगी, सी पी डी की। अगर हम बी पी सी की बात करें, एंगल ऑफ बी पी सी की बात करें, देखो बी पी सी ये तिगुना ऑफ x है, यानी 3 गुना ऑफ 20 तो 60 हो गया। ये तो फाइंड हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना, हमें कुछ इस तरह फाइंड करना कि 3 गुना कर दें सी पी डी का और 2 गुना कर दें किसका, बी पी सी का। अब देखो 3 गुना किसका कर रहे हैं, सी पी डी का, सी पी डी कितना निकला 40 कर दिया जी, प्लस 2 गुना कर दें किसका, बी पी सी का, कितना बना 60 बना, ये कितना बन गया 120, तो ये बन गया और 120 ये बन गया, क्या बन गया 240 डिग्री, क्या बन गया आंसर प्राप्त हो गया आपको। तो चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई 2021 में, कोई 2020 में, कोई 19 में, कोई 23 में, ठीक है, इस प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। किसी रेखा ए बी पर ओ एक बिंदु है तथा ओ ए और ओ डी रेखा ए बी के एक ही ओर स्थित, यानी 2 किरणों इस प्रकार से किरणें स्थित हैं कि किरण ओ सी किरणों ओ ए और ओ डी के बीच में स्थित है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ओ सी ये ओ डी और ओ ए के बीच में स्थित है, जहाँ पर जो एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी ये वाला, ये तो हो गया 3y, एंगल सी ओ डी जो हुआ, एंगल सी ओ डी ये कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, और एंगल बी ओ डी जो है वो हो गया 5y। अब यहाँ पर भी आपको लीनियर पेयर का यूज़ करना है, आंसर निकल आएगा आपको 4y + 10 निकालना है, कितना होगा, हम लगे बाई लीनियर पेयर की अगर बात करें तो क्या होगा कि 3y + 30 डिग्री + 5y मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, यानी इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो कितना हो गया 8y + 30 डिग्री मिलके क्या बना रहा है 180 बना रहा है। इसका मतलब 8y क्या बन गया 180 - 30 कर दिया हमने, और जाके 30 माइनस हो गया, कितना बच गया 150 हो गया 8y के बराबर। अच्छा चलो अगर हम इसे कर दें 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, इसको 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, या अभी y = निकालें, चलो 150/8 हो जाएगा, ऐसे हो गया, 2 चौक 8, 2 से काट लें 75। अगर हम 4 की यहीं मल्टीप्लाई कर लें वापस तो 4y की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री आ गई। ये क्यों बना, क्योंकि हमें फाइंड करना 4y की फॉर्म में आंसर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था 4y + 10 कितना होगा, तो 4y का आंसर तो 75 निकला है और 10 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना बन गया 85 डिग्री, आंसर आ गया 85 डिग्री। चला गया सी पार्ट के साथ, सी बन गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक त्रिभुज दिखा रखा, त्रिभुज है
पी क्यू आर की एक भुजा है क्यू पी, इसकी एक भुजा क्या है क्यू पी है, ये रहा आपका त्रिभुज है पी क्यू आर, एक भुजा है क्यू पी, ये इसको आगे बढ़ाया कहाँ तक एस तक बढ़ाया गया, एंगल क्या बना आर पी एस 108 है, ये बन गया आर पी एस, ये वाला 108 बन गया। एंगल क्यू कितने का 20 का, ये 20। अच्छा हमें क्या चाहिए 3 एंगल आर और दुगना ऑफ एंगल क्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड करना हमें, ऐसा निकालना हमें ऐसा। चलिए अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इस वाले एंगल को इसे हम x डिग्री मान लें, ठीक है, इसे हम क्या मान लें इसे y डिग्री मान लें, इसको y डिग्री मान लें, इसको x डिग्री मान लिया। क्वेश्चन क्या कहता है देखो यहाँ से तो सीधा सीधा निकल गया बाई लीनियर पेयर, क्या बनता है बाई लीनियर, अगर पेयर की बात करें तो x प्लस 108 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो x का आंसर सीधा सीधा आ गया कि 180 में से 108 माइनस कर दीजिएगा तो 72 डिग्री आ जाएगा। ये कितने का आ गया 72 डिग्री का आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम इन ट्राइंगल ऑफ किस में करें पी क्यू आर में करें तो क्या होता है सम ऑफ एंगल 180 होता है, यानी 20 प्लस वाई प्लस 72 मिल के 180 के बराबर होते हैं, और 20 ये कितना 92 हो गया, तो y इजकल टू कितना हो गया 180 में से आपने क्या कर दिया 92 माइनस कर दिया, तो क्या रह गया 88 रह गया, यानी y का आंसर भी आपने निकाल लिया। हमें क्या फाइंड करना, हमें जो फाइंड करना है वो कितना फाइंड करना है, कितना करना है कि 3 ऑफ एंगल r प्लस दुगना ऑफ एंगल q, मतलब हमारे हिसाब से क्या है एंगल r क्या माना हमने y माना, प्लस दुगना ऑफ एंगल q कितना है एंगल q तो 20 है ही, इसका मतलब क्या है 3 गुना y कितना निकला 88 प्लस 40, तो 88 की क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा 264 बन जाएगा, में 40 जोड़ दीजिए क्या बन गया 304 बन गया, बस ये आंसर है 304 डिग्री, बी पार्ट के साथ चला गया आंसर आपका, ये होगा राइट आंसर बन जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। चलिए उसमें क्या आता है क्यू आर को एक बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है, इसमें क्यू आर को बिंदु कहाँ तक बढ़ाया जाता है एस तक बढ़ाया जाता है ऐसे, जहाँ पर पी आर एस 104 है, ये वाला 104 डिग्री है, और क्वेश्चन में क्या है कि जो आर क्यू पी है, यानी जो आर क्यू पी यानी ये जो एंगल है ये क्या है 3/5 है क्यू पी आर का, किसका है देखो ये रहा क्यू पी आर, इसका 3/5 है, क्या है इसका 3/5 है। अब मान लिया इसे हम x मान लें और इसे क्या मान लें y मान लें, ठीक है, देखो सोल्व करते हैं किस प्रकार सॉल्यूशन बनेगा। अगर इस कंडीशन की बात करें कि एंगल जो आर क्यू पी है वो कितना है 3/5 है एंगल क्यू पी आर के, अब आर क्यू पी क्या लिया क्यू तो हो गया y, यानी कि जो y है वो 3y5 हो गया किसके x के, यानी सीधा सीधा आंसर बन गया कि y इज इक्वल टू 3x/5, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, ये बात समझ में आ गई चलेगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बनता है, अगर हम देखें तो किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे 104 डिग्री है इस ट्राइंगल के लिए, तो क्या होता है इन ए ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है, तो इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या बन गया कि एंगल x प्लस एंगल y जो होता है वो 104 डिग्री के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के आधार पर। चलिए अभी क्या है ये x एज इट इज, ये क्या बन गया 3x/5, 104 डिग्री के बराबर हो गया, एलसीएम ले लीजिएगा 5 और 5 और 3 8x बन गया, 8x/5 इज इक्वल टू 104 बन गया, यानी कि 8x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 104 गुना 5 हो गई, x निकालेंगे तो 104 गुना 5 और बटे क्या हो जाएगी 8 बन जाएगी, 8 से काट लो, 8 का 8 हो गया और 8 दिया 24 हो गया और 13 पंजा 65 हो गया, 13 5 जा कितना हो गया
65 डिग्री। ठीक है, यही क्या है, यही आंसर है। क्या पूछा गया था, QPR। QPR क्या है, QPR क्या है, एक्स है, एक्स ही पूछा गया था, निकल गया। ये क्या है, एंगल QPR है। ये बन गया आंसर, चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आंसर आपका। क्लियर हुआ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक छोटा सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सोल्व करा देगा। क्या कहता है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणनफल का जो वर्ग है वो 1024 इकाई है। यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल का जो वर्ग है वो कितना है, 1024 इकाई है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अब मान लिया अगर हम ये कह दें कि ये ए साइड हो गई, ये बी साइड हो गई और ये सी साइड हो गई। ठीक है, ये हो गया सेंटर हमारे पास में। क्या बन गया, सेंटर। अगर रेडियस की बात करो तो यहाँ से लेके इसको अगर ऐसे मिला दे तो ये रेडियस बन गई हमारे पास। ये सभी क्या है, ये सभी रेडियस हैं यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये सभी क्या है, कैपिटल आर हम इसको लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये एक तरह से एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर देगी। अच्छा चलिए, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो कैपिटल आर होता है यानी जो रेडियस होता है वो क्या आता है, ABC यानी तीनों भुजाओं की मल्टीप्लाई अपॉन 4 इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी कि मान लिया यहाँ पर मान लेंगे, माना इट मीन्स त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो अगर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है और ये जो साइडें हैं कितनी, AB को हम स्मॉल ए कह रहे हैं, ठीक है, और BC को हम स्मॉल बी कह रहे हैं और AC को आप क्या स्मॉल सी कह रहे हैं, तो जो रेडियस होता है वो ABC अपॉन 4A होता है। ये फॉर्मूला होता है परिवृत्त के लिए। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 16 पाई 16, यानी परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है हमारे पास में वो कितना है, 16 पाई है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा रेडियस को हमने कैपिटल आर में यूज़ किया है तो इसको कैपिटल आर लिख लीजिएगा, इजकल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर निकालेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट का 16 कितना होगा, 4 चौक 16 होता है। कितना हो गया, 4 चौक 16 होता है। क्या निकल गया, 4 निकल के आ गया। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो क्या बनता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि उनके गुणनफल का वर्ग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजाओं के गुणनफल का जो वर्ग है, ठीक है, ये जो वर्ग है ये 1024 है, 1024 है। अगर आपको ABC फाइंड करना है तो 1024 के क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा जो 32 होता है। यानी ABC का आंसर तो निकल के आ गया। अब फॉर्मूला का R इजकल टू ABC बटे 4A होता है। हमें तो क्या A निकालना है, यानी हमें तो ये कैपिटल A फाइंड करना है। तो क्या बना, R इजकल टू ABC अपॉन 4A के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, देखो R तो बन गया 4, ABC बन गया 32 बटे क्या बन गया 4A, यहाँ बन गया 4A। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि 4 चौक 16 A जो है वो 32 के बराबर आ गया। A का आंसर निकालेंगे तो 32 बटे 16 आ जाएगा और 16 दूना 32 होता है। तो A का आंसर क्या आ गया, 2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 2 वर्ग इकाई, ये बन गया आंसर 2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया C पार्ट के साथ चला गया आंसर। इस प्रकार से अगर परिवृत्त से संबंधित क्वेश्चन आया इस प्रकार से तो आप इसे कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के भीतर O केंद्र वाला एक अंतर्वृत्त खींचा है। ये रहा O सेंटर, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सारी साइडें जो हैं
12 12 की होगी, ये भी 12 होगी और ये भी कितने होगी, 12 की होगी। चलिए, भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग सेंटीमीटर में निकालिएगा जो अंतर्वृत्त में नहीं है। अंतर्वृत्त में नहीं है, नहीं है कौन है, अंतर्वृत्त के अंदर नहीं है, मतलब ये नहीं है अंतर्वृत्त के अंदर, ठीक है। तो अंतर्वृत्त का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र में से अगर मैं इस सर्कल का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये जो एरिया बचा हुआ है इसका आंसर आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात यहाँ पर आपको सोल्व करनी है। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलें जरा, क्या कहता है। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज ABC जो है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2 होता है। भुजा की घात क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, जो समबाहु त्रिभुज की लंबाई वो कितनी है, हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर दिखा रखी है, 12 सेंटीमीटर। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, वो होता है πr²। अगर ये रेडियस हमारे पास लें तो रेडियस अगर r होती, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होती वो कितनी होती, r होती, स्मॉल r होती, तो इसका क्या एरिया होता, πr² हमारे पास एरिया होता, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि दिया हुआ हमारे पास में कि यहाँ से जो त्रिज्या बन जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस बन जाएगी हमारे पास में कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो हमारे पास होगी, फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, जो अंतः त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या यानी रेडियस जो होगी उसका फॉर्मूला होता है कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसको आप 2√3 से डिवाइड कर दो, समझिए। तो रेडियस क्या निकल के आ गई, भुजा तो है 12 और 2√3 से कर दिया डिवाइड, 2 × 12, ठीक है। 6/√3 नीचे दिया, ऊपर नीचे √3 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इसका 3 बन गया, 3 दूना 6 हो गया, इसका मतलब 2√3, ये रेडियस निकल के आ गई। समझ में आ गया यहाँ तक, रेडियस निकल के आ गई कितनी कि 2√3 सेंटीमीटर रेडियस होगी अंतःवृत्त की, क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका क्षेत्रफल निकालें, किसका, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कह लें या अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कह लें, एक ही बात होगी यहाँ पर। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, वो πr² होता है, πr² होता है। पाई एज इट इज़, r की वैल्यू कितनी है, 2√3⁻²। अब 2 दूना 4 और √3 भी करेंगे तो 4 × 12, तो 12 पाई सेंटीमीटर² हो जाएगा। ये वैल्यू तो हो गई किसकी, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालते वक्त। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, √3/4। तो यहाँ पे क्या कर दें कि समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना बनेगा, √3/4 इंटू 12⁻²। तो √3/4 होगा और 12⁻² का मतलब 12 12 144 हो गया, 4 से काट दिया, 4 × 12, 4 × 24, 36√3 सेंटीमीटर² निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, अंतर्वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल चाहिए, अंतःवृत्त के क्या चाहिए, वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो क्या करेंगे आप कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 36√3 जो निकला है, इसमें से क्या करेंगे 12 पाई माइनस कर देंगे। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 36 गुना 1.732 ये √3 का वैल्यू होता है, माइनस 12 गुना क्या कर दें 22/7 कर दें, 22/7 कर दें, तो ये वैल्यू जो प्राप्त होगी ये तो हो जाएगा 62.35 और इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्या वैल्यू बन जाएगी
वो बन जाएगी हमारे पास में 6 फिर ये 37.71 बन जाएगा। मतलब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 12 और 22 की, तो 264 पर 7 आएगा, उसको डिवाइड कर 37.7 आएगा। इसको अगर माइनस कर दें तो आंसर 24 पॉइंट क्या बन जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। और यही हमसे पूछा गया था, 24.64 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 17वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक त्रिभुज है XYZ, एक त्रिभुज है XYZ, फिगर के अकॉर्डिंग जैसे आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज है XYZ, C इस त्रिभुज का परिकेंद्र है, ये रहा परिकेंद्र है। Y हो गया 50 डिग्री का, Z हो गया 70 डिग्री का। तो ये हमसे YCZ का मान पूछ रहा है। YCZ ये हमने मान लिया थीटा है एंगल, ये क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। Y एंगल हो गया ये वाला पूरा 50 हो गया, Z एंगल हो गया ये 70 हो गया, ये हमने थीटा मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या निकालना कि हमारे पास YCZ क्या होगा। क्लियर हो? अच्छा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि जो तीनों वैल्यू दिखा रखे हैं, यानी अगर त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, अगर त्रिभुज ये XYZ जो हमारे पास दिखा रखा है इसका परिकेंद्र क्या है, वो O है, तो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाकर परिकेंद्र पर बना कोण त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर बने कोण यानी अर्थात वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। कौन है ये, हमारा x डिग्री जो दिखा रखा है उसका दुगना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये बना कि अगर इसको सॉल्यूशन करें सबसे पहले तो यानी क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि जो एंगल हमारे पास में कौन सा YCZ है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम दुगना ऑफ एंगल x होना चाहिए, एंगल x होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कितने, इन ट्रायंगल XYZ में देखें तो सीधा सीधा होता है कि एंगल x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और YZ की वैल्यू दिखा रखी है क्वेश्चन में, कितना है, एक तो 50 हो गया, ये कितना हो गया, ये 70 हो गया, और ये हो गया 180 के बराबर। 70 50 120 चला गया, माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 120 माइनस हो गया तो कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अगर C परिकेंद्र है, C क्या है, C क्या है, परिकेंद्र है, उस परिभाषा के आधार पर ये फॉर्मूला बना कि एंगल जो YCZ होगा वो दुगना ऑफ एंगल x होगा, ठीक है। अच्छा यानी फॉर्मूला ये बनता है, थ्योरम ये है कि त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाकर परिकेंद्र पर बना कोण जो होता है हमारे पास त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर बने कोण अर्थात वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, YCZ फाइंड करना है, वो दुगना ऑफ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये क्या निकल आएगा, 120 डिग्री निकल आएगा, और हमें YCZ ही फाइंड करना था। ये बन गया आंसर, 120 डिग्री चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, 18वें क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास में कि एक ट्राइंगल है हमारे पास में, कौन सा, इट मीन्स XYZ ट्राइंगल दिया हुआ है, XYZ ट्राइंगल दिया हुआ है। अच्छा P और Q क्रम से XY और XZ भुजाओं, XY और XZ भुजाओं पर बिंदु हैं। अगर PQ और YZ के समानांतर हैं, यानी कि PQ हमारे पास ये वाला और YZ ये दोनों कैसे हैं, आपस में समानांतर हैं, तो हमारे पास में PQ और YZ का जो रेशियो 3:8 है। अगर PQ 3 है तो YZ 8 होगी। यदि XY यानी ये पूरा XY की बात कर रहे हैं, ये 88 सेंटीमीटर है, तो XP की यानी X से P यानी ये वाला XP जिसको स्मॉल x मान लिया हमने, की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी। क्लियर हुआ? चलिए, यानी कि ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल जो हमारे पास में XYZ है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, इट मीन्स ट्राइंगल XP कौन से, Q के, सिमिलरिटिक प्रोपर्टी, यानी कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा यानी कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को काटती है तो रेखा पर दोनों भुजाओं का जो समानुपात में उसे विभाजित करती है,
इस प्रकार की हमारी थ्योरम होती है कि त्रिभुज की एक भुजा समांतर कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं काटती है तो रेखा उन दोनों त्रिभुजों को यानी उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये क्या बना कि एक्स पी का जो रेशियो होगा एक्स वाई के साथ में, एक्स पी का रेशियो एक्स वाई, बड़े ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं और एक्स पी क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दैट इज पी क्यू और वाई जेड के बराबर होगा, जो कि 3/8 है, क्वेश्चन में दे रखा है वो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स पी अपॉन, अब एक्स वाई कितना 88 है, जो 3/8 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 8 ऑफ एक्स पी, 8 जो एक्स पी होगा वो इजकल टू 3 गुना 88 होगा, यानी अगर एक्स पी हमें फाइंड करना है तो क्या बन गया 3 गुना 88/8 आ जाएगा, 8 से 11 बार कट गया, मतलब 3 गुना 11 आ गया, मतलब कितना आ गया 33 सेंटीमीटर आ गया। यही बन गया आंसर, क्योंकि हमसे एक्स पी पूछा गया था, एक्स पी कितना होगा, एक्स पी का आंसर चला गया 8 नंबर ए के साथ 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कितनी है 15√3 सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी माध्यिका दिखा रखी है हमारे पास 15√3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की भुजा का माप क्या होगा, त्रिभुज की भुजा का माप क्या होगा। देखो फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर देंगे, इसलिए फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की जो क्या है माध्यिका है, क्या है माध्यिका की जो लंबाई हमारे पास होती है, कि जो लंबाई हमारे पास होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 गुना भुजा होता है। फॉर्मूला बन गया, यानी कि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई √3/4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दे रखी है क्या कि 15√3 है, माध्यिका की लंबाई दे रखी है क्वेश्चन में, हमें क्या, हमें तो भुजा निकालनी है, तो कितना का √3/2 इंटू भुजा होता है। क्लियर, अब √3 से √3 कट गया, 2 की मल्टीप्लाई इधर चली गई, तो भुजा क्या निकल के आ गई, भुजा आ गई 15 गुना 2, यानी कि कितनी बन गई 30 सेंटीमीटर बन गया आंसर। 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया, सी पार्ट के साथ आंसर चला गया, इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, इसलिए फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका यानी मीडियन की अगर बात करें, पी क्यू की लंबाई उसकी पी क्यू जो हमारे पास किसी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका यानी मीडियन पी एस यानी ये वाला पी एस जो दिखा रखा है, इसकी लंबाई उसकी भुजा कौन सी क्यू आर की लंबाई की आधी है। भुजा कौन है, ये क्यू आर, इसकी आधी है, तो अगर एंगल आर कितना दिया 24 डिग्री दिया, एंगल आर ये 24 डिग्री दिया है, तो एंगल क्यू यानी ये वाला एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो हमारे पास में त्रिभुज ये है पी क्यू आर, ये रहा त्रिभुज हमारे पास में, ठीक है, एस क्यू आर के मध्य में स्थित है। अब सॉल्यूशन करते हैं जरा, देखिए एस जो है क्यू आर के मध्य में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू आर हमारे पास में बना वो कैसे बन रहा है, यानी कि क्यू एस प्लस ऑफ एस आर से मिलके बन रहा है। ठीक है, अब ये भी कह रहा है हमारे पास में कि जो क्यू एस है, ठीक है, और एस आर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो क्यू आर की वैल्यू क्या बनेगी, दुगना ऑफ क्यू एस बन गई। क्लियर, तो क्यू एस का मतलब क्या बन गया, क्यू एस का मतलब तो सीधा सीधा ये बन गया कि 1/2 क्यू आर है, ये तो ये मतलब तो बना, क्यू एस का मतलब बना 1/2 क्यू आर। ठीक है, अब क्वेश्चन ही कहता है हमारे पास में जो क्यू एस का मतलब बना 1/2 क्या बन गया, इट मीन्स क्यू आर बन गया। ठीक है, अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं, इट मीन्स तो जो एस आर होगा वो भी 1/2 क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों तो
बराबर है आपस में, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि पी एस भी बराबर होगा फिर तो 1/2 क्यू आर के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये वैल्यू इसके बराबर है, पी एस बराबर है एस आर के। क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो पी एस है वो बराबर है एस आर के, आदि है मतलब क्यू आर के बराबर भी है, एस आर के बराबर भी है, ठीक है। पी एस ये आपस में सारी क्या है, इट मीन्स बराबर है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या बनेगा, इन ट्राइंगल कौन से में, पी एस आर में, कौन सा, ये रहा पी, ये रहा एस, ये रहा आर, क्लियर। यहाँ पर क्या है कि जो एंगल हमारे पास में है एस आर पी यानी कि जो 24 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है, और जो एंगल एस पी आर है ये वाला एंगल है, ये दोनों कितने हो गए, दोनों 24 को हो गए। तो कितना हो गया, एंगल जो हमारे पास में कौन सा, इट मीन्स एस आर पी है, ये इजिकल टू एंगल एस पी आर के हो गया, और ये क्या बन गया, ये सीधा सीधा आ गया 24 डिग्री के। यहाँ तक बात सुनो। अब ऐसा है तो क्या हो गया, इन ट्राइंगल ऑफ, किसमें, इन ट्राइंगल ऑफ, इसकी बात करें तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल ऑफ पी एस आर में, क्योंकि आपको तो क्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना हमें तो। अच्छा, कितना निकल के आ गया वैल्यू, देखो क्वेश्चन में जो एंगल आपका एस पी आर होगा, एस पी आर होगा, और क्या कौन सा एंगल होगा, एंगल एस आर पी होगा, ठीक है, और एंगल पी एस आर होगा, इन सबको मिला दे तो ये 180 डिग्री हो गया, यानी दिस एंगल और ये दिस एंगल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप एंगल पी एस आर फाइन कर देंगे, क्या 180 में से, क्योंकि ये भी 24 है और ये भी 24 है, तो 24 दूना 48, क्या मान माइनस हो गया 48, तो क्या प्राप्त हो गया 132 डिग्री फाइंड हो गया आपको, ये वाला 132 डिग्री फाइंड हो गया, क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार त्रिभुज, अगर इसकी बात करें, इसकी त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो इस त्रिभुज में कैसे, इन ट्राइंगल ऑफ, अगर पी एस क्यू में बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो एंगल एस क्यू पी है, ये एस क्यू पी, ये वाला एंगल जो आपका, क्योंकि ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, क्या हुआ कि जो पी एस साइड है वो तो क्यू एस के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल आपका है, ठीक है, और ये जो एंगल आपका है, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा कि जो एंगल आपका कौन सा है, एस क्यू पी है, वो एंगल कौन सा दूसरे वाला है, एस पी क्यू के बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे हमारे पास में। और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लेते हैं हम इसको ऐसे x और ये भी x हो जाए इस प्रकार से, तो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तो इन ट्राइंगल है कौन से में, इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों बराबर है हमारे पास में, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इन ट्राइंगल पी एस क्यू में क्या कहता है कि जो x एंगल है और ये जो x एंगल है, इन दोनों का टोटल है 132 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, हैं, तो 2 गुना ऑफ x कितना हो गया, 132 डिग्री आ गया। x निकालना है आपको, 132 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 छिका 12, 2 छिका 12, कितना आ गया, 66 डिग्री आ गया। s क्या था, x क्या था, एंगल x क्या था, एंगल x जो था वो एंगल कौन सा था, इट मीन्स एस क्यू पी को कहा गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया, आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इट मीन्स इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिले। चलिएगा, और स्टार्टेड क्लासेस एग्जाम सीरीज चैनल को जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 21, अपने आप में जो दिया है कि भुजाओं कौन कौन सी,
45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तब क्या होगा, उस आयत का परिमाप जो है कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। उस आयत का परिमाप कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। फिगर हमें दिखा रखी है, फिगर हमें दे रखी है यहाँ पर, इस प्रकार से फिगर यहाँ बना रखी है हमने कि इस प्रकार की आपको फिगर, ये फिगर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल के लिए है, ये हमारा आयत के लिए चलेगा। भुजाओं कौन सी, 45 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका क्षेत्रफल देखेंगे पहले, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है कि 30 सेंटीमीटर लंबाई का जो आयत है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो आयत दिखा रखा है इसके दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो उस आयत का परिमाप बताइए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब ये तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, तो आधार कितना हो गया हमारे पास में, कितना बन गया यहाँ पे, आधार गुना ऊंचाई कर दें, यानी इसको आधार ले लें, ऊंचाई ये बन गई हमारे पास में, तो कितना बन गया हमारे पास में, इट मीन्स 24 और 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे इजिकल टू, और वहाँ पर क्या दिखा रखा है हमारे पास में इसका चौड़ाई नहीं है हमारे पास उसे हम b मान लेते हैं, तो 30 गुना b हो जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 से ये 12 बार कट जाएगा, और 12 गुना 45 कर लें तो कितना है, ये बन जाए 540 बन जाएगा, इजकल टू 30b बन गया, या 30 मल्टीप्लाई b बन गया। b का आंसर निकाला आपने कि 540 को 30 से डिवाइड कर दिया, कट गया इससे, 3 का 3 और 2 5, 3 8 b बन गया 18 तो चौड़ाई है वो 18 मीटर निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयत का परिमाप चाहिए। जो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है वो 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 लंबाई कितनी है हमारे पास, 30, चौड़ाई कितनी मिलेगी 18, 18 30 करेंगे तो कितना बन जाएगा 48 दूनी 96, तो 2 गुना 48 कर दिया, और ये हो गया 96 क्या ना सेंटीमीटर, आंसर बन गया आपका। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ। क्लियर हो, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 22 में चलते हैं। क्या कहता है कुछ 22 के अंदर, ये कह रहा है हमारे पास में इस प्रकार से कि किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को X मशीनों का उपयोग करते हुए 54 दिनों में निर्मित किया जाए तो 3X का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, मान लिया हमारे पास में जो मशीनों की संख्या है, मशीनों की जो हमारे पास संख्या है उसे आप क्या मान लें, X मान लें। ठीक है, हम जानते हैं समान अनुपात से कि A/B का जो अनुपात होता है वो C/D होता है, यानी A/B जो बन जाएगा वो C/D बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A का D के साथ वही मल्टीप्लिकेशन होगा जो B का C के साथ होगा। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा कि 42 का 63 के साथ में वही मल्टीप्लाई होगा जो X का 54 के साथ होगा। तो X निकालना हमें, 42 का 63 का मल्टीप्लाई करके 54 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना बन जाएगा, काट लेंगे इसको, 9 से 63 हो गया, 9 6 54 हो गया, 6 7 42 हो गया, कितना बन गया X, 7 गुना 7 यानी कि 49 आ गया। हमें फाइंड करना 3X, क्या फाइंड करना 3X, तो 3 गुना 49 कितना होता है 147 होता है। ये बन गया आंसर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। 9.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे यानी कि सर्कुलर गार्डन की बात करें, अगर क्षेत्रफल उसका ए है तब हमें 2a + 4.48 वर्ग मीटर का मान निकालना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कितना हो जाएगा? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है। बगीचे की जो त्रिज्या हो हमारे पास में है वो, क्योंकि व्यास दिखा रखा 9.8, तो रेडियस कितनी बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक? ये रेडियस क्या बन जाएगी? 9.8/2। कितने क्या बन गया? मीटर बन गया। चलिए अब जो एरिया क्षेत्रफल जो बन गया यानी एरिया जो बन गया हमारे पास में क्या बन गया? पाई यानी 22/7 बन गया, इंटू रेडियस क्या बन गया? 9.8/2 और 9.8/2 बन गया। अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं? काट लो इसको। 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4.9 बन जाएगा। ये भी 4.9 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 22/7 गुना 4.9 और गुना 4.9, ये बन गया। इससे काट लेंगे तो ये 0.7 बन जाएगा, यानी 22 का 0.7 और 4.9 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। जो निकल के आ जाएगा 75.46 बन जाएगा। क्लियर। अच्छा हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना 2a में क्या करना? 4.48 जोड़ना है, यानी 2a ये तो निकला 75.46 निकला। इसमें आपको 4.48 जोड़ना है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.92 बन जाएगा, प्लस 4.48 इसमें जोड़ देंगे तो ये वैल्यू 155.40 इतने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 155.40 बी पार्ट को फॉलो कर जाएगा, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर लंबे एक रोड रोलर का जो व्यास हमारे पास में है कितना है? 84 सेंटीमीटर। ये रोड रोलर है, इसका जो व्यास हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोड रोलर का व्यास डायमीटर जो होगा वो कितना होगा? वो 84 सेंटीमीटर। यह किसी मैदान को एक बार समतल यानी प्लेन करने के लिए पूरे 750 चक्कर लगाता है। उस मैदान का क्षेत्रफल मीटर में कितना मीटर स्क्वायर में मतलब कितना होगा वो आपको बताना है। चलिएगा देखो, हम अगर रोलर की बात करें तो रोलर की जो लंबाई है, जो रोलर दिखा रखा है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है। इसका जो व्यास है हमारे पास, जो रोलर दिखा रखा है उसका जो व्यास दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है? डायमीटर जो है वो 84 कितना है? ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है। अच्छा इतने सेंटीमीटर। अगर इसको हम क्या करें? मीटर में करें तो कितना बन जाएगा? ये 0.84 मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो रेडियस क्या बन जाएगी? त्रिज्या क्या बन जाएगी? 0.84 को क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया? 0.42 मीटर बन गई रेडियस हमारे पास में। ठीक है। रोलर द्वारा चक्करों की संख्या कितनी है? 750 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है। एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? इट मीन्स 2πRH। क्या करेगा? 2πRH, यानी कि एक हमारे पास चक्कर में, एक चक्कर में क्या गया? तय किया गया क्षेत्रफल क्या हुआ? तय किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? वो होगा 2πRH के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या सिलेंडर है हमारे पास में है, उसका CSA कितना होगा? 2πRH होगा। तो 2 गुना पाई कितना बन गया? पाई बन गया 22/7। R कितना बन गया? 0.42। ठीक है। H मतलब लंबाई, लंबाई मतलब इसकी जो हमारे पास लंबाई कितनी है वो है 1 मीटर।
ठीक है। अच्छा, इसकी हमारे पास वैल्यू बन गई थी, 7 छंग 42 होता है, 0.6 बन गया हमारे पास में, तो कितना बन जाएगा? अच्छा, तो 44 की कर दीजिए मल्टीप्लाई 0.6 में, कितना आ गया हमारे पास? 6 चौक 24 हो गया, और ना 0.06 बनेगा, ये बन गया ऐसे। क्या है? 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 25 26 हो गया, 1 2 3 2.64, इतने 2.64 बन जाएगा, 2.64 बन जाएगा। क्या कर देंगे? 2.64 बन जाएगा ये। तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 2.64 बन जाएगा, 2.64, इतने क्या बन जाएगा हमारा ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा एक चक्कर में चलने के लिए। अब चक्कर कितने हैं? 750 चक्कर, तो 750 एचएमएस चक्कर में क्या हुआ? तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 750 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, किसमें? 2.64 में, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? 1980 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो है ये तय कर जाएगा। और ये जो है आपका ये पार्ट जो है 1980 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 कहता है किसी समलंब चतुर्भुज में ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी जो समांतर भुजाओं यानी पैरेलल साइड्स के बीच की जो दूरी दिखा रखी है वो कितनी है? वो 35 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 5:8 हो तो समांतर भुजाओं में से दीर्घ भुजा यानी कि जो लॉन्गर साइड है वह कौन सी होगी? हाँ, अगर ये मान लिया जाए कि ये मान लेते हैं हमारे पास रेशो के अकॉर्डिंग 5x हो और ये हमारे पास रेशो के अकॉर्डिंग 8x बन जाए, ठीक है, ये हाइट बन गई हमारे पास में क्वेश्चन में। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 गुना, अगर ये हमारे पास ए और बी होती तो समांतर भुजाओं का योग होता और उनके बीच की दूरी h हो जाती, a + b, और हमारे पास क्या बन जाता है? इंटू h बन जाता। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है 2275। अच्छा, 1/2, a + b से मतलब कितना? 5x हुआ प्लस ऑफ 8x हुआ, और इनके बीच की दूरी जो दिखा रखी है 35 सेंटीमीटर दिखा रखी है, 35 सेंटीमीटर। 8 5 13/2, 2 की चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो उधर जाकर, कितना बन गया? कि अगर 2275 में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें हैं और किसका? 35 का डिवाइड कर दें तो ये 13x के बराबर आ गया, तो 13 का भी डिवाइड कर देंगे जाके, तो x का आंसर क्या बन जाएगा? 2275 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे कितना आ गया? 35 आ गया, और इंटू यहाँ 13 आ गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इसे कर लें। देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 होता है, और 2 22 हो गया, 5 में 25, 26 27, 5 में 25 हो गया, और 5 7 35 हो गया। अच्छा, 7 से काट ले तो 7 छंग 42 हो गया, 43 44 45 हो गया, और 7 पंजा 35 हो गया, और 13 पंजा 65 हो गया। तो x कितना आ गया? x आ गया 5 × 2 यानी कि 10 आ गया। चलिए, हमें क्या करना? इट मीन्स भुजाओं में से दीर्घ भुजा यानी जो लॉन्गर साइड हमारे पास में है, लॉन्गर साइड कौन सी है? जो लॉन्गर साइड है यानी कि जो दीर्घ भुजा है, दीर्घ भुजा कौन सी है? दीर्घ भुजा है 8x वाली, यानी 8 × 10 यानी कि 80 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? किसी बेलनाकार
टंकी की धारिदानी कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो 1760/7 मीटर क्यूब है। यदि इसकी गहराई 3.5 मीटर है तो इसके आधार का परिमाप क्या होगा अगर पाई को 22/7 लेके चला जाए। देखिए ये कितने क्वेश्चन आपको अभी तक हमने कराए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जो जनवरी 2024 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आने वाली जो वीडियो आपको हम देंगे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हम टंकी के आयतन की बात करें, यानी ये बेलनाकार टंकी है, यानी वॉल्यूम सिलेंडर की बात करें तो वो किस प्रकार से देखेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है क्या होता है, πr² होता है। वॉल्यूम सिलेंडर जो हमारे पास में होता है वो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या देखा है, 1760/7 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, पाई मतलब 22/7 होता है, आर मतलब हमारे पास में हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एच हमें क्वेश्चन में 3.2 मीटर दे रखा है। क्लियर हो? अच्छा, चलिए 7 से 7 काट दिया हमने, तो रेडियस कैसे निकला कि 1760 को 22 गुना 3.2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर डिवाइड किया तो क्या होता है, 8 बार काट देगा इसको, 80 आ गया, 2 8 16, 2 8 16 17, 80 आ गया। इससे ऊपर काट ला, 10 बन गया ऊपर, मान लिया तो ऊपर वैल्यू कितनी बनी है हमारे पास में, ऊपर बन गया 800, नीचे बन गई 32, 2 से काटो, 2 से बन गया 16, 2 से बन गया 400। ठीक है, तो हमारे पास क्या πr² होता है, स्क्वायर। तो r² अगर हमें मिल गया इतना, तो r क्या हो गया, √400/16। 400 का तो 20 हो गया, 16 का 4 हो गया, और 4 पंजा 20, रेडियस आ गई 5 क्या मीटर आ गई। हमें तो आधार का परिमाप चाहिए, तो आधार का जो परिमाप होगा कितना होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप होगा कितना, 2πr। 2 गुना पाई होता है 22/7 और रेडियस निकला 5। ठीक है, अच्छा, रेडियस निकला है 5 हमारे पास में, तो कितना हो गया हमारे पास में, देखो 22 पंजे कितना होता है, 220 होता है, और बटे 7, इतने क्या बन गया, इतने मीटर बन गया। ये बन गया आंसर, 220/7 मीटर परिमाप बन गया, और डी पार्ट के साथ चला गया आपका आंसर चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, सभी दोस्तों को शेयर करें। और स्टारडेड क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल, जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए उस वीडियो को आपके पास सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि 9x² + 16y² को 73/4 कहा जाए और xy को 1-1/2 कहा जाए, तो 3x + 4y का मान क्या होगा। CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू दिखा रखी है, जैसे ये वैल्यू क्या दिखा रखी है, इट मीन्स 9x², जिसे आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है 16, इसको आप 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ 73/4। अगर दोनों तरफ, जैसे ये 3x का स्क्वायर है, ये कितना है 4y का स्क्वायर है, अगर इसका दुगुना करके 3 चौक 12 दूना 24 कर दें, 24 xy जोड़ दें और 24 ही xy क्या कर दें, घटा दें। 24 xy क्या कर दें, जोड़ दें, और 24 xy क्या कर दें, घटा दें। 4 3 12 दूना 24 xy जोड़ दें और 24 xy ही घटा दें, तो ये 73/4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन
ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया कि 3x + 4y का होल स्क्वायर बन गया माइनस 24 गुना XY क्या है? माइनस का 1/2 है और ये 73/4 के इक्वल हो गया। 2 से काटा तो 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3x + 4y का जो स्क्वायर बना वो प्लस 12 के साथ में 73/4 में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो 3x + 4y का स्क्वायर प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो क्या कर देंगे 73/4 में से -12 कर देंगे, अपॉन 1 कर दें तो इसका एलसीएम तो 4 आ जाएगा और यहाँ आएगा 73 - 12 × 48 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 25/4 मिलेगा। क्या? 3y + 4y का होल स्क्वायर, 3x + 4y का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास ये बन गया 3x + 4y, 3x + 4y का होल स्क्वायर बन गया। अब हमें तो 3x + 4y चाहिए, बस हमें चाहिए 3x + 4y ओनली, तो अंडर रूट हो जाएगा 25/4 का। तो 3x + 4y की वैल्यू प्राप्त हो गई, 25 का तो 5 हो गया और 4 का 2 हो गया, तो 5/4 आपका 5/2 जो है, सॉरी 5/2 आपका आंसर बन गया। तो 5/2 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा कि 5/2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। 28वें क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 28वां क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि परीक्षणों 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर यानी रेंज, बहुलक यानी मोड, माध्यिका यानी मीडियन का माध्य यानी मीन निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप इनका क्या कर लें, आरोही क्रम लिख लें, यानी आंकड़ों का अगर आरोही क्रम लिख लें, क्या होगा? तो आंकड़ों का आरोही क्रम अगर लिखें तो क्या आएगा आरोही क्रम में? देखो, सबसे पहले कितना 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कौन आएगा 10 आएगा। 10 कितनी बार दिया? 2 बार दिया हुआ, ये 10, ये भी 10, ठीक है। 15 कितनी बार दिया हुआ? 15 कितनी बार दिया हुआ? 15 एक बार ये रहा और अगली बार ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा सबसे बड़ा? इससे बड़ा वो 50 ही है सीधा। फिर कौन है इससे बड़ा? 80 है, ठीक है। फिर कितना है? 100 है और फिर कितना? 120 है। काउंटिंग करें तो नंबर वो काउंटिंग आ गई 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ओड नंबर। और ओड नंबर का जो मीडियन होता है, मीडियन होता है वो होता है n + 1/2th टर्म होता है। n का मतलब 11 + 1/2 कितना हो गया? 12/2 मतलब 6 टर्म हो गया। यानी आरोही क्रम में जो टर्म लिखी थी छठी 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म हो गई 15। तो मीडियन तो फाइंड हो गया कि 15 आएगा। अब अगर मोड की बात करें, बहुलक की बात करें, ये तो हमने माध्यिका निकाली। अगर हम बहुलक की बात करें, जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 15 15 15, 3 बार आया, 15 सबसे ज़्यादा बार आया, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें यानी परिसर क्या होगा हमारा? सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 120। सबसे छोटी कौन है? 6, माइनस कर दो 114 बन गया। हमें क्या निकालना? हमें तो मीन फाइंड करना। क्या करना? मीन यानी कि माध्य निकालना है इन सभी का। किस किस का? 114 यानी रेंज को, और क्या निकला? मोड को और मीडियन को जोड़ दिया और बटे 3 कर दिया, ठीक है। 114 में 30 जोड़ दो, 15 15 30 हो गया। कितना हो गया? 144 हो गया, बटे 3 कर दो, 3 चौक 12, 3 अठे 24, कितना आ गया? 48 आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। 48 इज़ योर राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे सभी मेरे प्यारे दोस्तों को ये वीडियो पहुंच जाए। और आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस
एग्जाम सी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने, जिन मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले एग्जाम में मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C 70 डिग्री है। यदि भुजा BC पर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि AP और AC बराबर हों, जैसे यहाँ पर AP और AC ये दोनों बराबर हों, और क्या हुआ, एंगल आपका BAP 30 डिग्री हो, एंगल BAP ये वाला 30 डिग्री हो, तो एंगल B किसके बराबर होगा, ये वाला किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बता दिया गया कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये एंगल B कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री का बन जाएगा। तो क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल ऑफ किसमें अगर हम APC की बात करें, यहाँ क्या है कि AP लाइन AC के बराबर है। अच्छा, तो क्या बन जाएगा, तो एंगल APC जो है वो भी कितना होगा, एंगल ACP के बराबर होगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, 70 डिग्री के प्राप्त हो जाएंगे, 70 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास में कि एक्सट्रीम एंगल जो आपके पास होता है, जो हमारा एक्सट्रीम एंगल होगा, यानी कि ये जो 70 डिग्री है, यानी कि क्या होगा कि इसको अगर हम x मान लें हैं, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सट्रीम एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है, यानी कि जो एंगल APC होगा ये क्या होगा, x + 30 डिग्री के बराबर होगा। ये है 70 डिग्री, ये x + 30 डिग्री के बराबर होगा। हमें x निकालना, 70 में से 30 माइनस कर दिया, कितना निकल गया, 40 डिग्री, x निकल गया 40। x ही क्या था, x ही ABP था, यानी B एंगल कौन था, x को ही ABP कहा गया था, x बन गया 40 डिग्री का, ये बन गया आपका आंसर। आंसर चला गया किसके, इट मीन्स D पार्ट के साथ। क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और 30 क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में, इट मीन्स कई बार पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन कि यदि x, y और z क्रम से आंकड़ों 7, 5, 11, 2, 3, 20, 16, 23, 29, 23 की माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड और परिसर है। ठीक है, x, y, z जो है, तो आपको 4x + y - z का मान निकालना है। क्या निकालना, 4x + y - z का मान आपको निकालना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन आंकड़ों का जो आंकड़े दिखा रखे हैं, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम आंकड़ों का क्या होगा। देखो सबसे छोटा 2 है, ये रहा, उसके बाद कौन है, 3 है, फिर आप देखेंगे तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 7 आएगा, 7 रख लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे तो 11 मिलेगा आपको, 11 आ गया, उसके बाद 11 के बाद कितना, 16 आएगा, 16 आ गया, उसके बाद आप कितना आएगा, 23 आ गया, यानी कि 23 आ गया, फिर क्या आ गया, फिर 23 यहाँ पर भी है, एक 23 और आ गया, और एक क्या आ गया, इट मीन्स 29 बचा लास्ट में, ये 29 आ गया। अगर हम इसकी काउंटिंग करें, नंबर ऑफ काउंटिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 20 रह गया अभी, इट मीन्स 20 रह गया, 20 को लिखना, अभी 20 रह गया, 20 इसके बाद आएगा, यहाँ पर 20 भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 के बाद 20 और आएगा, 20 और आएगा ये रहा, उसके बाद कितना आएगा, 23 आएगा, फिर 23 आएगा, और फिर 29 आएगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गई, 10 हो गई। 10 कैसा है, इवन नंबर है, सम नंबर है, उसका मीडियन क्या होता है। माध्यिका क्या बनती है कि n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म निकल के आएगी उसकी अपॉन होल अपॉन 2 कर देंगे आप। n/2 का मतलब 5th टर्म है, 5th टर्म हो गई,
प्लस उसके बाद एक और जोड़ेंगे 6 टर्म, 5th और 6th टर्म का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। 5वीं टर्म कौन सी है आपकी, देखो 1 2 3 4 5, 5वीं टर्म है 11, 11। 6ठी टर्म कौन है 16, 16 बटे 2 कर दिया। अब 11 16 मतलब कितना बन गया हमारे पास में 27 बन गया, बटे 2 कर दिया, मतलब आंसर क्या बन गया 13.5, 13.5 मीडियन निकल के आ गया, मतलब x निकल के आ गया। मीडियन कौन है x है, x का आंसर 13.5 निकल के आ गया। क्लियर। मोड की बात करते हैं। मोड मतलब मीडियन तो क्या था, मीडियन क्या है x था मीडियन, तो मोड क्या है, मोड रिप्रेजेंट कर रहा है y को। मोड कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया, ज़्यादा बार कौन आया 23, 2 बार आया, तो 23 हो गया y। अब बात करते हैं किसकी, परिसर की, यानी रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब जो क्या है z से रिप्रेजेंट हो रहा है। रेंज कैसे निकलेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन है 29, उसमें से आप छोटा नंबर यानी 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 27, ये z की वैल्यू होगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 4x + y - z, यानी कि 4 में आप x की मल्टीप्लाई करें, किसकी मल्टीप्लाई करें 13.5 की, और क्या कर दें प्लस y, y मतलब 23 जोड़ दें, माइनस z मतलब 27 घटा दें। ठीक है। अब कितना 13 चौका 52, पॉइंट फार में 5 चौक 20, कितना हो गया 54 हो गया, में आप 23 जोड़ दें और 27 घटा दें, तो क्या बना आंसर। इट मीन्स आपके पास में देखो 54 और 23 कर दिए 77 हो गए, 77 हो गए हैं। अच्छा, इसमें से 27 घटा दिया आपने, क्या बन गया 50 रह गया, सीधा सीधा आंसर 50 इज़ योर राइट आंसर बन गया। तो 50 आपका राइट आंसर बन जाता है। चल आगे आप बी पार्ट के जाते हैं, बी इज़ योर राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे सभी मेरे साथियों को, मेरे बहनों भाइयों को, सभी को ये वीडियो जो है अच्छी प्रकार से पहुंचा दीजिए। ठीक है, जिससे सभी को इस वीडियो को से बेनिफिट मिले आने वाले एग्ज़ाम में। और आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एडमिट साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ से 2023 में भी हमने बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की हैं, 2024 में भी कर रहे हैं, उन सभी वीडियो को वहाँ से देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।